continuously speaking. 1 minute, 1 minute. Up to this. Oh, again, I am adding you from there. Always he sees that was a stupid mommy. She did not like the idea of Skunk's mummy doing like that and turning back his original smell, bad smell actually. तो उसके पुराना वो जो बैड स्मेल था उसको वापस जो वो लाई, इस आइडिया को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर चाइल्ड पर्सपेक्टिव को दिखाने की कोशिश की गई है कि उसको उसको एक ही बात लग रहा था कि अगर वो वापस पा जाता है वो वाला अपना पुराना बदबू वाला जो उसका है, बैड स्मेल है, अगर पा जाता है तो फिर वो उसके साथ और बाकी के जो जानवर सब हैं वो खेलेंगे नहीं। तो खेलना उसका मतलब जो एक आजादी है, उस आजादी पर सबसे पहले ब्रेक लग जाएगा। और सी वॉज नॉट इन द कंडीशन टू एडजस्ट हियर, अपने माइंड को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी यहाँ पर इस परिस्थिति में। और ये क्या कर रहा है कि बार बार अपनी माँ को, जैसे वो मदर के बारे में इतना बुरा सुनने के लिए तैयार नहीं है, जैसे वो कहती है दैट वाज ए स्टूपिड मॉमी, वो बार बार कहती है कि इट वाज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस। और इस बात को बोलते वक्त में वो पूरे जोर लगा के कहता है कि यानी कि जैसे कहते हैं ना कहानी में जिद पकड़ लेना। एक तो बच्चे का जिद स्वाभाविक है, बच्चे का तो जिद रहेगा, लेकिन एक बड़े होते हुए भी ये जिद पकड़ लेता है। उसका पर्सपेक्टिव अलग है, किस पर्सपेक्टिव से उसने जिद पकड़ लिया है। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को खुश करने के लिए बोल देते हैं हाँ हाँ ठीक है बेटा, जैसे आप कहोगे वैसे ही हम कहानी को समझाएंगे कल, बट इट डजंट हैपन दैट टाइम। ऐसा होता नहीं है। ये बार बार उस चीज को सीरियसनेस के साथ जो है सो वो कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। दैट्स ही realized he was defending his own mother, जैसे अपनी माँ को डिफेंड कर रहा हो, अपनी माँ के अपने बचपन के समय को याद करते हुए माँ के किसी गलती को वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हो। his own mother to her or something as odd, या कुछ ऐसा ही था। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap, और कहता है कि अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस भारी सिर को तकिए पर रखो और सोने की कोशिश करो। और एडजस्ट कर देता है वो क्रैक को ताकि कोई भी डे का साइन जो है सो नहीं हो। एंड टिपटो तो दरवाजे की तरफ जाता है इन द प्रिटेंस, ये सोचकर कि दैट शी वाज ऑलरेडी asleep, कि वो तो सो चुकी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट व्हेन ही टर्न्ड, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है, शी वाज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, वो उसकी तरफ घूर रही होती है, देख रही होती है। Hey, get under the covers and fall fast asleep. जल्दी सो जाओ तुम। बॉबी asleep. बॉबी सो रहा है ना, बॉबी उसका छोटा भाई है। And she stood up and bounced gingerly on the springs. और वो खड़ी हो जाती है और बेड पर, स्प्रिंग का मतलब यहाँ बेड के स्प्रिंग से है, वो उस पर कूदने लग जाती है। Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. कल मुझे ऐसी कहानी चाहिए डैडी जिसमें विजार्ड, जादूगर, वो जादू की छड़ी लेता है और मॉमी के सिर पे मारता है। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और अपने थुलथुले, मतलब थोड़ी मोटी बच्ची थी तो थुलथुले हाथ को वो ऊपर ले जाकर और बिल्कुल सिर के पास कहती है ऐसे यहाँ पर मारना है। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी, ऐसा कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर। यहां पर ये अपनी माँ को एक तरह से ये बार बार अपनी माँ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि और कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स को सुप्रीम पोज करने की कोशिश कर रहा है कि पेरेंट्स का जो भी आइडिया होता है, पेरेंट्स का जो भी सोच होता है बच्चों के प्रति, वो सही होता है, वो गलत नहीं होते हैं। ऐसा इसका पक्ष है, फादर का पक्ष है ऐसा। The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all. तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो छोटा स्कंक अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करता है, न कि उसको बाकी दूसरे वुडलैंड क्रिएचर्स से कोई लेना देना है।
एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और जानती है कि वो क्या सही था। नो, नहीं नहीं, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, नहीं नहीं, कल आप वो भी अपना जिद लगाई हुई थी, नहीं कल आप बताओगे कि कैसे उसने मॉमी को मारा था, डू इट, ऐसा ही आप करो। शी किक्ड हर, और पैर जो है सो वो बेड पर बार बार पटकने लग जाती है, किक करने लग जाती है। विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और स्प्रिंग की आवाज आती रहती है, एज सी हैड डन हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, पहले भी कई बार उसने ऐसा किया था, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, लेकिन उससे पहले जब वो करती थी इस तरह से तो वो हंस देती थी, तो ये लगता था कि बाल सुलभ, यानी कि बच्चों की जो एक इस तरह के शरारत होती है वो कर रही है, लेकिन दिस टाइम नॉट, वो इस बार काफी सीरियस लग रही थी वो बच्ची, जो कुछ भी वो कह रही थी वो उसमें सीरियसनेस झलक रहा था। वेल वी विल सी नाउ, एट लीस्ट ही हैव अ रेस्ट, ठीक है हम देखेंगे, तुम आराम करो, सो जाओ, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल, अच्छी बच्ची हो ना। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और इस तरह से दरवाजा बंद करके वो नीचे जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन्ड द पेंट कैन, नीचे उसने न्यूज़पेपर बिछा लिया था और पेंट का डब्बा सब खोल के रखी हुई थी। वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन, और उसी की एक पुरानी शर्ट पहन रखी थी ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, जो मैटरनिटी से मातृत्व से रिलेटेड जो कपड़े वो पहन रखी थी, बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड थोड़े ढीले ढाले जो भी मैटरनिटी स्मॉक पहन रखी थी वो, उसके ऊपर वो उसका शर्ट पहन लेती है। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और इस तरह से ब्रश से वो पेंट करने की कोशिश कर रही थी। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड, जैसे ही ऊपर फुट स्टेप्स की आवाज आई तो उसने कहा, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, फिर आवाज देता है उधर आऊं, ये अपनी बेटी को कह रहा है, फिर जो आवाज आ रही है उसको सुनकर कि आऊं तुम्हें लगाऊं एक दो थप्पड़। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, और इस तरह से पैर जो मतलब उसकी आवाज से वो थोड़े लड़खड़ा जाते हैं। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, इस पर क्लेयर यानी उसकी पत्नी जो है वो कमेंट करती है, दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, स्टोरी काफी लंबी हो गई क्या। द पुअर किड, बेचारे बच्चे, ही आंसर्ड एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और अपने पत्नी को वो काम करते हुए देखता है। द वुड वर्क, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, सारी चीज उसके चारों ओर बिखरे हुए पड़े थे। was half old tan and half new ivory and he felt caught in an, और ये सारे रंग को देखकर, जो कुछ आइवरी रंग के, आधे आइवरी आइवरी रंग के थे और आधे टैन रंग के रंग चुके थे, और अपने आप को वो महसूस करता है अगली मिडिल पोजीशन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस यूज किया है मैंने, कि अपने आप को बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस करता है वो। एंड दो ही एज वेल फेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा 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 का पूरा वातावरण ही उसके लिए एक पिंजरे जैसा हो गया है, तो अपने आप को पिंजरे में फंसा हुआ महसूस करता है वो। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक, और उस पिंजरे में ऐसा भी महसूस करता है जैसे पिंजरा है और उसमें उसकी पत्नी भी साथ में है, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्रेजेंस को महसूस करते हुए भी ही डिड नॉट वांट टू स्पीक, ना तो वो बात करना चाहता है उससे, ना काम करना चाहता है उसके साथ, ना उसे छूना चाहता है, या कुछ भी किसी भी तरह का, मतलब एक तरह से एक घृणा का एहसास करता है वो उस समय में। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ इट्स योर टर्न गाइज एंड गर्ल्स, यू कैन आस्क एनीथिंग। तो पार्ट है उसको उठाने की, को वैसे प्रश्न को उठाने के, तो मोरल इश्यू ऑफ द स्टोरी इज द, एक कॉन्फ्लिक्ट है, दो जनरेशन के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है कि दो जनरेशन कैसे एक मुद्दे पर सोचता है कि क्या सही है, व्हाट इज राइट, कि वेदर अ चाइल्ड और एन एडल्ट डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड, कि बच्चा खुद डिसाइड करे या पेरेंट्स के ऊपर ही पूरा का पूरा छोड़ दे डिसीजन, कौन करेगा ये। इट इज ओके फॉर एन एडल्ट टू टेक ऑल द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है अच्छी बात है अपने, लेकिन ये जगह जगह पर डिपेंड करता है। अपने यहाँ का जो
अपने इंडियन कल्चर का या इंडियन सोसाइटी का जो ये है, एक बड़ा हिस्सा अभी भी जो है वहां पे पेरेंट्स को डिसाइड करने देता है। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप लोग खुद भी देखो अपने आप को, आपका डिसीजन है कि हम साइंस लिए हैं, तो पेरेंट्स का भी डिसीजन उसमें शामिल है। पेरेंट्स ने ही कहा होगा कि आप साइंस लेकर आगे बढ़ो, साइंस में आगे जाओ। ये भी यही यहां से ही डिसीजन की शुरुआत होती है। तो एडल्ट अपने यहाँ, लेकिन कई जगह पर ये है, कुछ जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पे ऐसा नहीं है। बच्चे को एक निश्चित जो पढ़ाई लिखाई का जो एजुकेशन लाइफ है वहां देने के बाद उनको खुद डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ अच्छा भी होता है उसका परिणाम, कुछ बुरा भी होता है। तो ये तो डिपेंड करेगा कैसे किसी स्वतंत्रता को ही कैसे किस रूप में लेते हैं, कोई उस पर डिपेंड करेगा उनका वो। तो इट इज ओके फॉर एन एडल्ट टू टेक ऑल द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अ चाइल्ड, और वुड इट किल द क्यूरियोसिटी। लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ पर ये कहता है कि बच्चों में जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। उनका जो सेल्फ के साथ डिसाइड करने की जो उनके अंदर क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती है। क्यूरियोसिटी उनकी खत्म होती है, जिज्ञासा खत्म होती है, एंड द विल ऑफ द चाइल्ड टू लर्न। और इस तरह से बच्चे का जो कुछ सीखने का मतलब ये नहीं कि किताब में लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर को सीखने की, कुछ अलग सोचने की, कुछ अलग सीखने की, कुछ अलग करने की जो क्षमता होती है, वो सब कहीं ना कहीं खत्म होती है। और कुछ अलग ही सोचते हैं जो, देखिए आज किसने महसूस किया होगा कि कभी फेसबुक और व्हाट्सएप जैसा ऐप जो है अरबों खरबों की कमाई करके देगा, वो कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र सोच का ही परिणाम था, उस क्यूरियोसिटी का परिणाम रहा होगा। जो इसके फाउंडर हैं, जो इस ऐप को बनाने वाले हैं, उनके सोच ने इस सब चीज को विकसित किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। जो कैसे कहानी को का एंड चाहती थी और क्यों। तो जैक के स्टोरी में जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, रोजर स्कंक, वो एक कैसे चाइल्ड के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है, एक ओबीडियंट चाइल्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वो कोई भी फस नहीं करता है, कोई भी जैसे माँ कहती है वैसे वो उसके पीछे पीछे चल देता है। ही मीकली गोज विद हिज मदर टू गेट हिज प्रीवियस स्मेल बैक। अगर वो वापस ले जाती है विजार्ड के पास, तो उसका क्या मकसद था वो उसको पता था। वो बच्चे को पता था कि वो, क्योंकि उसको जो वो गुस्सा किस बात के लिए हुई थी, इसी बात के लिए हुई थी ना गुस्सा, कि वो उसका जो ओरिजिनल स्मेल है वो चला गया था, उसकी वजह से गुस्सा हुई थी। तो उसे पता था कि हमें अगर विजार्ड के पास ले जाया जा रहा है तो ये क्या करेंगे, वापस हमें वो पुराना पहले वाला प्रीवियस स्मेल जो है सो मिल जाएगा। ऑल्दो इट वाज अगेंस्ट हिज विशेस, अंदर अंदर वो ऐसा चाहता नहीं होगा, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर हमें फिर से वापस वो स्मेल मिल जाएगा तो दोज वुडलैंड क्रिएचर्स वुड नॉट कम टू हिम टू प्ले विद हिम, कि वो उसके पास नहीं आएंगे और फिर वो खेल नहीं पाएगा। वो खेल जो एंजॉय कर रहा था, वो खेल एंजॉय नहीं कर पाएगा उनके साथ। तो ये जानते हुए भी माँ के साथ वो चुप के, बिल्कुल मीकली, बिना कोई कुछ बोले हुए, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो चला जाता है। He would have rather wished the smell of roses, since it would have enabled him to have friends. उसको जो दोस्त मिले थे वो किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मेल, न्यू स्मेल ऑफ रोजेस ही गॉट, उसकी वजह से उसको वो दोस्त मिले थे। वो दोस्त जो उसके साथ आए थे, खेल रहे थे, इसकी वजह से। जो एक बच्ची है, जो इज ए चाइल्ड एंड फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, तो जो यहाँ पर जो कुछ भी कर रही है वो बच्चे के स्वभाव के तौर पर कर रही है। इसमें बच्चे का जो है सो कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा, बच्चों का पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। प्लेइंग विद फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके लाइफ में ये खेलने का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है।
दे वांट एक एज होती है जिस एज तक खेलना उनको पसंद होता है, और उनके लिए उस समय में कोई दोस्त या दुश्मन, सभी दोस्त ही होते हैं। जो भी उनके साथ खेलें, उनके हम उम्र के बच्चे खेलें, वो दोस्त ही होते हैं। कई बार आपको छोटे छोटे बच्चों को बैठकर आपको लगेगा, आप गौर से देखिए तो उनके खेल का कोई मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मकसद समझ में नहीं आएगा कि क्या खेल रहे हैं वो, लेकिन वो खेल रहे होते हैं। उनकी, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया है, अलग दुनिया है उनकी, और उस दुनिया से कभी हम भी गुजरे हैं, कभी आप भी गुजरे होंगे, कभी आज के बच्चे गुजरे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी गुजरेंगी। तो ये चलता रहेगा। तो प्लेइंग विथ फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक कि नेक्स्ट डोर नेबर से अगर अडल्ट्स को लड़ाइयां हैं, किसी तरह का सिर फुटौल भी कभी हो रखा है, तो भी वो उसको तरजीह नहीं देते। उनकी समझ में ही नहीं आता है ये चीजें, वो चीज वो नहीं समझते। उनके लिए उनके बच्चे भी दोस्त ही होते हैं, क्योंकि उनका जो चाइल्ड परसेप्शन है वो उस चीज को नहीं समझता है। Joe is a child, and from a child's perspective, playing with friends is very important. Therefore, she wanted it to end it with Roger skunk smelling like roses. यही वजह थी कि वो काफी खुश हुई थी जब उसे विजार्ड को, जब उसने ये देखा कि विजार्ड उसे रोज का स्मेल दे दिया, और उसके बाकी वुडलैंड क्रिएचर्स आके उसके साथ खेलने लग गए थे, तो शी बिकेम वेरी हैप्पी। वो एक्सटेटिक फील की है, उसके बाद बहुत अच्छा उसको लगा, प्रसन्नता महसूस की, खुशी महसूस हुआ उसे कि चलो बहुत अच्छा होगा। इसलिए उसको कहानी वहीं पर लगता है खत्म हो गया था। याद कीजिए आप कहानी के उस हिस्से को, क्योंकि वो वहां तक उसने मान लिया हैप्पी एंडिंग हो गई, चलो सब कुछ अच्छा हो गया। इसलिए वो इधर उधर ताकने लग गई थी, विच हर फादर डिड नॉट लाइक। able to play with his friends. She also wanted the wizard to, और यही वजह थी कि जब उसको उल्टा होता है तो वो चाहती है कि नहीं, कहानी का ऐसा अंत नहीं होना चाहिए, कहानी का इस तरह से अंत होना चाहिए जिसमें विजार्ड को, विजार्ड मारता है मम्मी को, मम्मी विजार्ड को नहीं मारे, क्योंकि उसने अच्छा किया था उसके प्रति, जो रोजर के प्रति अच्छा किया था, एक अच्छा कदम उसका था रोजर के प्रति, कि उसकी वजह से उससे दोस्त खेलने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर वो बात जब लगा कि अब नहीं, उसके स्मेल को वापस ले लिया तो गलत किया गया है, इसलिए वो चाहती है कि इस तरह से एंड। एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन? क्यों वो अपने आप को अगली मिडिल पोजीशन में फंसा हुआ महसूस करता है? जैक कुड नॉट डिसाइड व्हाट वाज राइट। देखिए ये कब होता है, ये सिचुएशन जो आती है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को अगले मिडिल पोजीशन में कब कब पाता है, जब वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या सही है, क्या हमारे लिए या उस परिस्थिति के लिए, उस समय के लिए क्या सही है। जब ये डिसाइड नहीं कर पाता है तभी अपने आप को अगले मिडिल पोजीशन में पाता है। तो जैक भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है। डू पेरेंट्स हैव द राइट टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन? कि क्या पेरेंट्स को ही पूरा का पूरा अधिकार है कि बच्चों के फ्यूचर को, एक छोटी सी घटना यहां पर है, देखिए उसके स्मेल के लेकर है। स्मेल उसका अगर देखा जाए तो सिंपल घटना लगती है, लेकिन उसके लाइफ के हिसाब से वही बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन यहां पर डिसीजन कौन लेता है, फाइनल डिसीजन किसका आता है, और किसके डिसीजन को बच्चे को अंत में न चाहते हुए मानना पड़ता है? पेरेंट्स के डिसीजन को। ये पेरेंट्स का, उसकी माँ का डिसीजन था कि नहीं, बच्चे जो है सो ओरिजिनल स्मेल में ही अच्छे लगेंगे, मानना पड़ता है उसको। तो क्या पेरेंट्स हैव all the rights to decide about the future of their children, और शुड द चिल्ड्रन बी अलाउड, या बच्चों को डिसाइड करने के लिए फ्री करना चाहिए, उन्हें अलाउ करना चाहिए कि अपना डिसीजन बोलें, अपने बारे में सोचें। और स्पेशली यहां पर हम इसको जोड़ेंगे, या कहानी बताने का भी उद्देश्य यही है, कैरियर से लेके कि वो क्या कैरियर लेते हैं, वो अपना सोचें। व्हेन ही इज प्रेग्नेंट, ये तो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष देखिए कि व्हेन हिज प्रेग्नेंट वाइफ वांट्स हिज अटेंशन। अब यहां पर क्या था, एक तरफ पत्नी चाह रही है उसका ध्यान आकृष्ट करा रही है, वो चाहती है कि उसको मदद करे, उस समय में जरूरत उसको है फर्नीचर पेंट करने की, तो वो चाहती है कि उसकी तरफ उसका ध्यान हो। एंड हिज डॉटर ऑल्सो वांट्स हिम,
और दूसरी तरफ जो है सो बेटी भी बेटी भी चाहती है, हिज डॉटर ऑल्सो वॉन्ट्स हिम। तो इस परिस्थिति में उसका दिमाग जो है सो बटा हुआ महसूस कर रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है दोनों के बीच में। ही इज ऑल्सो टॉर्न बिटवीन द, और एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो है वो बेटी के पक्ष में कौन सा, मतलब ये रोजर्स, अलग अलग रोजर्स के बारे में वो कहानी जो सुनाता रहता है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उल्लू आउल के बारे में, विजार्ड के बारे में, और ये सब उसकी खुद की क्रिएशन थी, दैट ही हैज क्रिएटेड फॉर हिज डॉटर। और जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, उसमें परेशानियां ज्यादा है, उसमें बहुत सारी चीजों को के लिए सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ती है। वो इतना आसान नहीं होता है उस लाइफ में सब चीज को सेट करना। तो यहां पर वो इसी वजह से वो मतलब रियल वर्ल्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो मेक बिलीफ वर्ल्ड है, जो रोजर का जो वर्ल्ड उसने बनाया था बेटी के लिए, वो लेके उन दोनों के बीच में भी फंसा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ पर दो पक्ष है, एक उसकी पत्नी वाला पक्ष है, पत्नी वाला पक्ष जो कि रियल पक्ष है, और बेटी वाला पक्ष जो कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड वाला पक्ष है। उस दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करने के चक्कर में वो अपने आप को टॉर्न फील कर रहा है। बहुत अच्छे से इस आंसर को समझिए, ये कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आंसर पूछता है तो अक्सर इसमें गड़बड़ा जाते हैं बच्चे। इसको ध्यान से समझिएगा क्यों वो, बस बस दो ही पक्ष इसका है। एक वो पत्नी जो उसका अटेंशन चाहती है, जो कि रियल वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उसके लिए है, जैक के लिए, और बेटी वाला जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है उसमें जो कहानियां सुना रखा है, उसमें अकॉर्डिंग टू जो ही इज नॉट जस्टिफाइंग, कि जो के अकॉर्डिंग वो है कि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, और हिज ऑन पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट जस्टिफाइंग। और उसका पर्सपेक्टिव वहां पर बिल्कुल अलग है, इसलिए वो जस्टिफाई कर नहीं कर पा रहा है। वो आप कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है बेटी के या न्यू जनरेशन का जो एस्पेक्ट्स है उससे। कहानी के दो एंडिंग हैं। व्हाट इज योर स्टांस रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स टू द रोजर स्कंक स्टोरी? रोजर स्कंक के स्टोरी का दो, रोजर स्कंक के स्टोरी का दो एंडिंग कहानी के हिसाब से होना चाहिए। एक तरफ जो एंडिंग जैक चाह रहा है, और दूसरी एंडिंग जो चाह रही है। जैक का स्टोरी में प्रोटागोनिस्ट जो रोजर स्कंक है, इस सोन वो कैसा दिखाया गया है, वो एक यंग, वो एक ओबीडियंट यंग के रूप में दिखाया गया है। बिल्कुल जो कुछ कहे माता पिता बिल्कुल उसके आज्ञा का अक्षरशः पालन करने वाला। और इसीलिए वो क्या करता है, ही मीकली गोज विद हिज मदर टू गेट हिज ओरिजिनल स्मेल, और अपने ओरिजिनल स्मेल पाने के लिए वो चला जाता है माँ के साथ। बिल्कुल भी आप देखें वहां पर कोई भी एक लाइन भी ऐसा नहीं दिखाया है जिसमें रोजर स्कंक अपनी माँ के साथ किसी भी प्रकार का कोई विरोध कर रहा हो, मना कर रहा हो। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा नहीं करता है। तो दिस वाज अगेंस्ट हिज, ऑल्दो दिस वाज अगेंस्ट हिज विशेस, जबकि उसकी इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध था वो। एंड ही वुड हैव रादर विस्ड द स्मेल ऑफ रोजेस। सच्चाई ये थी कि वो भी रोज वाला जो स्मेल जब उसको मिला था तो वो बहुत एंजॉय किया था, और उसी को वो पसंद किया होगा। सिंस इट वुड हैव एनेबल्ड हिम टू हैव, क्यों क्यों पसंद किया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्मेल ऑफ रोजेस ही वॉज एबल टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, क्योंकि इसी की वजह से उसको दोस्त मिले थे, दोस्तों के साथ वो खेल पाया था। अब दूसरा है पक्ष जो का। जो इज ए चाइल्ड, एंड फ्रॉम अ चाइल्ड्स, और चाइल्ड के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए, चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो प्लेइंग विद फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों के साथ खेलना जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर शी वांटेड, इसलिए वो चाहती है कहानी का कैसा अंत होना चाहिए, शी वांटेड इट टू एंड इट विद रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के साथ उसकी कहानी खत्म हो, स्मेलिंग लाइक रोजेज एंड बीइंग एबल टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। शी ऑल्सो वांटेड द विजार्ड। अब दूसरी तरफ वो सजा भी देना चाहती है। माँ ने गलत किया है, रोजर स्कंक की माँ ने गलत किया है, उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जो है एक
ऐसी फिगर है, नहीं नहीं, उनकी उनकी बिल्कुल। अब यहाँ पर ये भी एक पक्ष है कि वो क्या कह रहा है कि माँ जो कह रही है वो बिल्कुल अच्छा सोच रही है, वो गलत नहीं सोची है। माँ का मतलब पेरेंट्स फिगर, वो बिल्कुल अच्छा की है, उनके हर बात का बिल्कुल हाथ जोड़ के जो है सो पालन किया जाना चाहिए उनकी इच्छा का। लेकिन यहाँ पर जो के लिए वो वाला पक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है उम्र की वजह से भी, अभी वो बच्ची है, शायद उस उम्र को अभी वो नहीं देखी है, इसलिए वो मना कर रही हो, तो या उस पक्ष को वो नहीं समझने की कोशिश कर रही हो। तो शी ऑल्सो वांटेड, यही वजह थी कि वो चाहती है कि विजार्ड जो है उसको मारे, उसको हिट करे, माँ को हिट करे। वो जो जाके विजार्ड को मारी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं की है, और इसलिए वो स्टोरी को इस तरह से एंड चाहती है। जो का स्टोरी जो है इज मोर टू डू विद पोएटिक जस्टिस। जो की कहानी को अगर हम देखें या जो का पक्ष अगर देखें तो यहाँ पर पोएटिक जस्टिस करने की जरूरत है। फिर ऑल विशेस आर फुलफिल्ड एंड एवरीवन इज हैप्पी। वहां पर सबकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव भी उसमें मिलाते हैं तो वहां पर कहानी को एंड किया जा सकता था। कैसे? क्योंकि जो के स्टोरी में जस्टिस मिलती है, पोएटिक जस्टिस खास करके, क्योंकि सभी की इच्छा पूर्ण हो रही है। उसको उसका रोज का स्मेल मिल गया, उसको दोस्त मिल गए, कहानी यहां पर एंड किया जा सकता है एक हैप्पी एंडिंग के तौर पर हम कहानी को देखें तो। जैक का स्टोरी जो है, जैक्स स्टोरी टॉक्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैक की कहानी के साथ अगर एंड होता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति का सोच, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होगी, हर व्यक्ति के का प्रभाव क्षेत्र अलग अलग होगा, और अपने हिसाब से वो जस्टिफाइड, नोबडी इज क्वेंस्ड। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि किसी मुद्दे पर कोई पूरी तरह से सहमत होता है, कोई कभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं होता है, मान लेता है, वो उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लेता है सामने वाले के सामने, लेकिन पूरी तरह से कभी कोई क्वेंस्ड नहीं होता है। तो यहां भी वही चीज है, हर व्यक्ति का डिफरेंट एरिया है, हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज टू प्रिजर्व वंस आइडेंटिटी। तो यहां पर देखना यह है कि कोई अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रिजर्व करके रखता है, कैसे बचा के रखता है। इट ऑल्सो शोज पेरेंट्स इन द लाइमलाइट रादर देन द चाइल्ड। जो की कहानी में, जैक की कहानी में एक और चीज है, लाइमलाइट में बच्चे को नहीं रखा गया है, लाइमलाइट में पेरेंट्स को रखा गया है। पेरेंट्स की इच्छा को ही सर्वोपरि बनाया गया है, चाइल्ड की इच्छा को नहीं। जैक्स स्टोरी स्ट्रेसेस ऑन द, तो जैक का स्टोरी किस बात पर स्ट्रेस देता है, किस बात पर वो दबाव डालता है? वो दबाव डालता है, स्ट्रेस देता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स नोइंग व्हाट इज गुड और बैड फॉर द चाइल्ड। कि पेरेंट्स हैं जो बच्चे के अच्छे और बुरे सब चीज को वो समझते हैं, irrespective of what the child feels। इस बात का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि बच्चे की क्या इच्छा है, बच्चा क्या फील करता है। इट ऑल्सो लुक्स एट द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेप्टिंग लाइफ। और एक और चीज जो देखने को मिलता है कि जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, एक्सेप्ट करना, लाइफ को एक्सेप्ट करना, लाइफ को मान लेना विद ऑल इट्स, उसमें चाहे जो भी खुशियां हो, जो भी कमी हो, जो भी बैड एस्पेक्ट्स हो, उसके साथ भी जीवन को मान लेना, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब चीजों को इस कहानी में दिखाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी। किसी का कोई अपना पक्ष है इस पर बोलने का, सोचने का, तो आप